दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। पिछले दिनों एक जज साहब का फैसला आया। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि लड़की के स्तनों को पकड़ना रेप या रेप की कोशिश नहीं मान सकते। इस तरह का एक फैसला सामने आया और अब एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया है। एक जज साहब के घर से करोड़ों का कैश बरामद हुआ है और जज साहब पर कार्रवाई भी कहा जा रहा हो गई है, एक्शन भी लिया गया है। लेकिन इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो तमाम वकील हैं वो जज साहब का विरोध कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी के पास। सर, बहुत स्वागत है आपका। ये जो कैश बरामदगी का मामला है, इसमें सर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? भारत देश में जिस तरह से जुडिशरी में एक बड़े लेवल पर करप्शन दिख रहा है, वो एक उदाहरण के तौर पर पेश हुआ है। भारत देश के लोगों के जनता के सामने पर वो आया है। साथ ही साथ में देश की जो जनता है, अभी तक यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी के पास में करप्शन के मामले में पैसे मिलते थे तो उनको तत्काल ही कस्टडीज के अंदर भेज दिया जाता था या उसके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाइयां होती थी। जी। जुडिशरी में जिस तरह से मामले आ रहे हैं, यह भारत देश के जो लोग हैं, भारत देश की जो जनता है, वो कहाँ जाएगी? इस सवाल को लेकर के कहीं न कहीं पर जो जुडिशरी है उससे लोगों का विश्वास टूट रहा है। जुडिशरी के जो निर्णय आ रहे हैं वर्तमान में, उसको देख करके ये सारी चीजें ऐसा लगती है कि संगठित तरीके से, सुनियोजित तरीके से यह प्रोसेस आंतरिक और गोपनीय तरीके से चल रहा है। जो जनता की आवाज है, जो जनता की आवाज को जस्टिस के माध्यम पर डिलीवर्ड किया जाता है, सरकार के अगेंस्ट में या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट में जो सारी चीजें चलती हैं, उसके विरोध में जो सारी चीजें हो रही थी, उसका सबका ये लगने लगा है कि भारत देश में अब इस तरह की प्रक्रियाएं हो रही हैं। साथ ही साथ में इलाहाबाद के पुराने जो शेखर जी जज थे, उन्होंने भी यही उल्टा पुल्टा बोला। इसके साथ में आपने देखा होगा कि अभी मिश्रा जी आए, उन्होंने भी बोला कि 376 वाली जो घटना है, आप सबको पूरे देश को पता है, उन्होंने बोला कि ये सारी पॉस्को के एक्टर में नहीं आती है। यदि किसी लड़की को टच किया जाए या उसके कपड़े को खोला जाए, तब फिर ये सवाल यह उठता है कि किस कैटेगरी में आएगी। इन सब चीजों को लेकर के भारत देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ऑनरेबल डीवाई चंद्रचूड़ जी, उनके घर में प्रधानमंत्री जी का जाके मिलना ही पूरे भारत देश को उस दिन से स्पष्ट हो गया कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही मिल रहा है तो निचली अदालतों से कोई उम्मीद करना पूरे भारत देश के लिए, मुझे लगता है कि कहीं पर भी न्यायोचित होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस आधार पर यही कहा जा सकता है कि भारत देश में जिस तरीके से करप्शन की प्रैक्टिस चल रही है, जुडिशरी में चल रही है, वो प्रैक्टिस सर, आप ये कह रहे हैं कि अब न्यायपालिका में भी करप्शन आ गया है? करेक्ट। ये आ नहीं गया है, ये प्रमाण के तौर पर एक चारवाक दर्शन था। उसने एक बड़ा अच्छा शब्द बोला था कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर भी प्रत्यक्ष है और पूरे भारत देश की जनता को है। यहाँ पर भी ऑनरेबल मिश्रा जी का जो जजमेंट था वो भी आप लोगों के सामने में आया, जिसकी वजह से कई आरोपी, कई अपराधी जो थे, जो पॉस्को के एक्ट में आ रहे थे, उनके सारे सेक्शंस बदले गए, पुलिस वालों ने बदला। इसी के साथ में ऑनरेबल जो डीवाई चंद्रचूड़ जी का जो मिलना जुलना था व्यक्तिगत मामलों में, वो आप लोगों ने देखा। ये सारे पूरे भारत देश के जीते जागते उदाहरण है, पूरे सोशल मीडियास में है, प्रिंट मीडियास में है, खबरों में है। आप जैसे बड़े पत्रकारों के माध्यम से पूरे देश की जनता तक ये बातें पहुंचती भी हैं। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं पूरे देश में, वह कहीं ना कहीं पर यह स्पष्ट कर रही हैं कि भारत देश की जुडिशरी पूरी तरीके से खराब। तो क्या जो कैश मिला है, क्या वो माना जाए कि भ्रष्टाचार से ही इकट्ठा किया गया हो सकता है, उनकी जेन्युइन कमाई हो? ये बात, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जुडिशरी में जो इनकी सैलरी होती है, उस सैलरीज के अलावा यदि आपके घर में कुछ चीजें ऐसी पाई जा रही हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं पर करप्शन के प्रैक्टिस में इंडिकेट करती हैं। वर्तमान में देश की जितनी महंगाई है, मुझे लगता है कि 1-2 लाख रुपए पाने वाला भारत देश का व्यक्ति जो है, उसके सही से जीविकोपार्जन नहीं चल सकता है। साथ ही साथ में जजेस जो हैं, उनका थोड़ा सा और ज्यादा भी खर्चे होते हैं, मिसलेनियस खर्चे भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन लाइफ उनकी ज्यादा अच्छी रहती है। तो वहां पर खर्चे का जो अनुमान होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। सवाल यहाँ नहीं खत्म हुआ। जब जज साहब के घर में आग लगी, दमकल को बुलाया गया, दमकल ऑफिसरों ने वहां पर आग बुझाने की कोशिश की, तब उसी दौरान पर जज साहब के घर में कैश पाए जाते हैं। तो क्या जज साहब ने इसके पहले किसी को इन्फॉर्मेशन दी? नहीं दी। मेरा सवाल यह भी नहीं है,
सवाल यह है कि ये पैसा आया कहाँ से। जज साहब के पास कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली तरीके से आया होगा, या किसी ने व्यक्ति विशेष ने जजेस के कुछ ना कुछ उनसे व्यक्तिगत मदद लेने की कोशिश किया होगा, इसलिए आया होगा। इन सारी चीजों की छानबीन भी होनी चाहिए, सीबीआई, ईडी का, इनकम टैक्स का, दुनिया भर का इनके ऊपर सारी चीजें होती है। ये सारी चीजें कहाँ चली गई, उनको क्यों नहीं कोर्ट किया है। साथ ही साथ में एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भेज देना ही क्या पनिशमेंट का दायरा है। मुझे लगता है कि भारत देश की बड़ी कोर्ट है इलाहाबाद कोर्ट, और आप सीजीआई के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं सर। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ। तीसरी भारत देश की सबसे बड़ी कोर्टों में से, पुरानी की बात कर रहा हूँ, तीसरी या चौथी, जो सबसे पुरानी, यानी कलकत्ता सबसे पहले, फिर मद्रास से। तो इस तरह से सीक्वेंस के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे पुरानी हाई कोर्ट है। यहाँ से ज्यादा दिल्ली से, अर्थात दिल्ली से ज्यादा वहां पर पॉपुलेशन भी है यूपी में। साथ ही साथ में दिल्ली से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, लगभग 80 के आसपास में सारी चीजें मानी जाती हैं। तो ये सारी चीजें जब हो रही हैं, तो क्या इलाहाबाद के वकील उसका विरोध नहीं करेंगे? जाहिर सी बात है कि उनका भी विरोध होगा कि जब करप्ट प्रैक्टिस वाला यहाँ पर आ रहा है जज, तो यहाँ भी करप्ट करेगा, यहाँ भी करप्शन करेगा, या और जहां जहां जाएगा वहां वहां वो चरितार्थ हो गया है कि वो व्यक्ति ऐसा करेगा ही करेगा। इन सारी चीजों को लेकर इस पे एक बयान भी आया है कि ऐसा कोई कैश मिला नहीं है, इस तरह की थ्योरी भी चल रही मीडिया में सर। तो फिर इसका मतलब है कि फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो उनके ऊपर एक्शंस लिया वो भी गलत था, और जो दमकल वालों ने जो पानी को बुताने, आग को बुताने के लिए जो आए थे, उन्होंने भी गलत बोला। साथ ही साथ में जो पूरे भारत देश में 4 दिन से न्यूज चल रही है, 3 दिन से, वह भी गलत कह देंगे। ये तो एक शब्द कह करके पूरी मीडिया को शांत करने की कोशिश है। साथ ही साथ में जो भी चीजें हैं उसको कंट्रोल करने का, जुडिशरी के ऊपर जो उंगली है उसको शांत करने के लिए, ये सब अभिप्राय मात्र के लिए करने वाला एक आंशिक कदम है। यह भी ध्यान रखना है कि उनके ऊपर कठोर कार्रवाई क्या हो रही है, क्योंकि देश की जनता उनसे उम्मीद करती है। उस उम्मीद में कोई भी जज नहीं उतरता है खरा। तो इस तरह की जो चीजें पकड़ में आती हैं, उसके आधार पर जनता अपनी व्याख्या करती है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या कोई बड़ी कार्रवाई चाहते हैं, क्या हो इसमें? मेरा करंट जो रूलिंग पार्टीज है और उसमें जो विपक्ष की भी पार्टियां है, किसी भी जस्टिस को हटाने के लिए जो 2-3 प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी करना चाहिए, इसमें संज्ञान लेना चाहिए। तो ये जो 3 प्रोसेस है, मैं उन 3 प्रोसेस के बारे में आप लोगों के माध्यम से पूरे देश की जनता को बोलना भी चाहता हूँ कि जो ये रिमूव करने, जज को, किसी भी जज को जो रिमूव किया जाता है, उसको हम लोग इम्पीचमेंट कहते हैं, महाभियोग। अब इस इम्पीचमेंट में मोशन इज द पास सेपरेटली इन द 2 आवर्स, अर्थात दोनों जो हाउस है हमारे लोकसभा का, अपर हाउस और लोअर हाउस, दोनों में 2/3 बहुमत के साथ में इसमें प्रस्ताव लाया जाता है, और फुल मेजोरिटी के साथ में उस हाउस में उसको पास किया जाता है। जजेस जो अपॉइंटमेंट किया गया है, अर्थात इसमें आप सबको पता है कि रिकमेंडेशन कमेटी होती है, कॉलेजियन होता है, कॉलेजियन उसको रिमूव करता है। तो जो कॉलेजियन सारी चीजें आई हैं, अब उसको हटाने का पावर जो है वो एलोन तरीके से राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता है, इसलिए 2/3 की मेजोरिटी बड़ी आवश्यक है। यानी सरकार ही कर पाएगी, विपक्ष सरकार करेगी, सरकार करेगी, विपक्ष कुछ नहीं कर सकता? नहीं, विपक्ष कर सकता है, पर इसके साथ में मेजोरिटी होनी चाहिए। सर आपने कोलिजन का जिक्र किया, कोलिजन क्या हटनी चाहिए? देखिए, कोलिजन से एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है, मैं दोनों में अच्छे से इसमें बात कर लेना चाहता हूँ। जी। जो नुकसान ये है कि अभी जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है, अभी भारत देश में 2-3 तरह की एजेंसी रिक्रूटमेंट में काम कर रहे हैं। एक तो एनटीए कर रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो छोटे एग्जामों को, साथ में एक यूपीएससी कर रही है। दोनों के जो चेयरमैन है, दोनों की जो फॉलोइंग प्रोसेस है, दोनों पर बहुत बड़े लेवल पर क्वेश्चन है। मेडिकल में कितना बड़ा स्कैम हुआ आप सबको पता है। इसके साथ में यूपीएससी के चेयरमैन पर भी उंगली उठाई गई, और वो उनको, मुझे लगता है कि उनको भी हटाया गया। ये सारी चीजों के साथ में आप जो कॉलेजियन सिस्टम है, उस कॉलेजियन सिस्टम में ये रहता है कि कम से कम जजेस ही उसमें रिकमेंडेशन देते हैं, और उनके ऊपर कोई बाह्य तरीके से कोई दबाव नहीं होता है। साथ ही साथ में कोई बाह्य व्यक्ति, अर्थात पॉलिटिकल पार्टी, उतनी इन्फ्लुएंस करके उनमें इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती उनके अपॉइंटमेंट को। तो जजेस जब करते हैं तो कम से कम बाय पॉलिटिकल तरीके से उन चीजों को थोड़ा बच जाती है चीजें। रिकमेंडेशन होने के बाद वो अप्रूवल के लिए जाता है लॉ मिनिस्ट्रीज के अंडर में, वहां पर काफी यस और नो के लिए जाता है कि आप इसमें कुछ सहमति दे सकते हैं, पर सहमति के लिए वो पेपर्स को अपने पास रख लेते हैं और देते नहीं है। अर्थात जैसे मान लीजिए किसी जजेस का अपॉइंटमेंट आपने किया और उस अपॉइंटमेंट में उनको सहमति उनकी नहीं है,
जो रिकमेंडेशन लेटर गया है सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से गया है, तो वो वहां पर पड़ा हुआ रहता है। और तब तक में पता चला 2 साल पड़ा रहा था, जज साहब को उतना टाइम ही नहीं था, जिसको बनाया जाएगा उतने में टाइम बार्ड हो गया, काम खत्म हो गया। तो ये सारी चीजें, क्योंकि उनका पॉलिटिकल खबर ये भी है कि इनके पिताजी भी जज थे, वर्मा जी के। हाँ। तो ठीक है, उनके पिताजी रहे होंगे, और उनके पिताजी ऐसा थोड़ी है कि बेटा करप्ट प्रैक्टिस में आया तो पिता भी ऐसा हो, ऐसा ऐसा एक व्यक्ति के आधार पर सबको हम आरोप नहीं लगा। इतना हो हल्ला, इतना विरोध सर क्या क्यों हो रहा है, और क्या इसका आखिरी सोल्यूशन होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से इन जज साहब को तत्काल ऑनरेबल कॉलेजियन, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियंस का पूरा ग्रुप है, उसमें इसमें एक्शंस लेना चाहिए। साथ ही साथ में इसके साथ में मैं यह भी बोलना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, कि इस प्रकार की जो घटनाएं चल रही पूरे देश में, उसको कंट्रोल करने के लिए पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस होता है उसकी भी जरूरत होती है, कि ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई करके उनको तत्काल हटा दिया जाए। ये इनका एक बड़ा समाधान है, क्योंकि जनता पूरे देश की अब कहीं न कहीं पर सबका, जैसे राजनीति से लोगों का मन टूट रहा है, उसी प्रकार से जुडिशरी से भी मन टूट रहा है। मतलब जनता का विश्वास कम हुआ है जुडिशरी से, अभी कहे बिल्कुल हुआ है। मैंने उदाहरण के तौर पर आपको शुरुआत में 4-5 चीजों का उदाहरण भी दिया, 4-5 बड़े लोगों का उदाहरण दे भी दिया हूँ। तो सीजीआई साहब इसमें क्यों नहीं सख्त एक्शन कोई नजीर पेश कर रहे हैं? अभी तो सीजीआई साहब ही बताएंगे, पर हम लोग तो डिमांड ही कर सकते हैं उनसे, हम तो लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि ऑनरेबल इसमें सारी चीजें हो रही हैं, और वो बड़ी बुद्धिजीवी है, मुझे लगता है कि वो उसमें कठोर दंडात्मक कार्यवाही या जो कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है डिसिप्लिनरी, वो लेंगे, मुझे उम्मीद है, और पूरे भारत देश की जनता को उम्मीद है। मीडिया मामले की लिपापोती में लगा कह रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और तमाम तरह के बयान आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं पहले मामले को बना दे रहे हैं। देखिए, मीडिया तो वो कुछ ही मीडिया हो सकती है, जो 10-5 चैनल ऐसे हैं जो पूरे देश में अपना, मतलब किसी विशेष एजेंसीज के हैं, किसी विशेष व्यक्ति के हैं, वो जो दिन भर सरकार की वाहवाही करने में लगे होते हैं, या सरकार की इमेज में खराब हो उसको लेकर के लगे होते हैं, वो ऐसी मीडिया कर सकती है। पर जो देश हित की बातें हैं, जो देश की जनता की, और इसके साथ में संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, साथ ही में जजमेंट्स को लेकर के जो इतनी बातें हैं, वो लोग ऐसी सारी चीजों को, मुझे नहीं लगता है कि उसको, ऐसी करप्ट प्रैक्टिस को वो प्रेफर करेंगे और उनकी वाहवाही करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है नरेंद्र मिश्रा जी, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और इन्होंने बेबाकी से इस मुद्दे पर बातचीत की है। साफ तौर से कहा कि ऐसे जज हमें नहीं चाहिए जो करप्ट हैं। न्यायपालिका में करप्शन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? आपको कितना भरोसा है न्यायपालिका पर? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।